हाँ, जो 5 रिएक्शन अभी कल कराई, पहले वो पूछो आपसे, फिर उसके बाद आज का आगे पढ़ना शुरू करेंगे। प्रणव देख ले फटाफट, फिर भी अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। देख लिया मुझे दिया पता नहीं है क्या लिमिट छूट गए हम लोग जिस पहुंचे ने चल भी सिस्टम खड़ा हो जा अभी तक यही था क्या से चल कर है बता रहे बैठ जाओ फिर बाहर निकाल देते थे ये 6 रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप 5 देख लो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ 5 रिएक्शन के बारे में, और उसके आगे फिर पढ़ेंगे 6 रिएक्शन। ये तो बाद में लिखना कि गुलमान है उलमान है गिलमान है, यहाँ थोड़ी सी साइड में तो दिख तो जाएगा एक तरफ, तो वैसे ठीक है, हो गया हो गया। प्रवीण कर ली 5 रिएक्शन देखी, ठीक है। तो अब मैं जैसे आपसे पूछूंगा ना, तो आपको क्या बताना है, पहले तो आप रिएक्टेंट बताओगे, फिर रिएजेंट क्या होता है और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्काइलाइट होता है, ड्राई क्लोर Na और उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, है मतलब एल्केन्स बन जाते हैं हाँ। मेरे पास, ठीक है। अब ये मुझे बताया कि जैसे वुड्स रिएक्शन से हम लोग क्या असिमेट्रिकल एल्केन बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं या सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल बनाते हैं, ठीक है। मीथेन बना सकते हैं वो, क्या मीथेन बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से, मीथेन मीथेन नहीं बनता क्यों? सिंगल कार्बन उसमें एक ही कार्बन है, और कम से कम जो सिमेट्रिकल बनाए तो 2 कार्बन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? हाँ नहीं नहीं ये कौन सा होगा तू आ गया, हाँ हाँ मैं हाँ तू, पक्का हाँ ठीक है सर उसमें बेंजीन और एक और कोई ठीक है। आपके पास एक तो एल्काइल हैलाइड हो गया और एक क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। याद रखने वर्ड ये ना, एल्काइल मतलब मेरे पास क्या हो गया, RH हो गया, एराइल आपके पास बेंजीन के साथ कोई हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है। फ्रैगलाइट में क्या करते थे यश? सो फ्रैगलाइट में जिंक यूज होता है इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इससे पहले, ठीक है। 6th रिएक्शन लिखो, कोरेहाउस सिंथेसिस, लिखो कोरेहाउस सिंथेसिस। लिखो इसके अंदर, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द कोरेहाउस सिंथेसिस, गिलमान रिएजेंट यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक ना। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, दिस इज द best method to prepare asymmetric alkane in this reaction alkyl halide reacts with Gilman reagent ठीक है। अब देखो रिएक्शन में है क्या, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं बोलूं आपका एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, RH होगा, ठीक है, और ये रिएक्ट करता है गिलमान रिएजेंट से। गिलमान रिएजेंट होता है मेरा R2-CuLi, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है, R2 है, ये क्या है, मेरे पास 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, कॉपर के साथ और लिथियम के साथ, ठीक है।
इसको बोलते हैं हम लोग गिलमान रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गिलमान रिएजेंट। ठीक है, और वैसे नाम लिखेंगे तो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, जो कॉमन नेम लिखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास वो क्या है? एक तो RH हो गया, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? गिलमान रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बताया थे। कहां पर? जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में लास्ट केस में मैंने आपको बताया था क्या, ये और एक आपको मैंने 2 रिएजेंट लिखवाए थे। ठीक है, तो वहां पर देखो होता क्या, कॉपर एक मेटल है, उसके साथ लगा हुआ कार्बन है। कॉपर तो एक मेटल, मेटल में तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? कार्बन पे। यहां पर हम लोग बात करें तो X है हेलोजन और ये R, इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज्यादा होगी? हेलोजन ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसमें तो क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इसमें क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर देखो R जो कार्बन ग्रुप लगा हुआ है कॉपर से कनेक्टेड है, कॉपर तो मेरा मेटल है। ठीक है, तो ये मेरे पास कनेक्टेड रहता है इसके साथ, तो ये तो मेरे पास आके इस R ग्रुप से कंबाइन करता है, आपका एक प्रोडक्ट बनता है R डैश प्लस लिथियम हेलोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है LiX, और आपके पास हो जाता है R डैश Cu, ये रिमेन रह जाता है। आगे बात समझे, देखो वापस से सुनना, RH ग्रुप है मेरे पास, सामने देख प्रवीण बाद में लिखना है। RH ग्रुप प्रेजेंट है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी RH से कार्बन से क्या होगी? ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर मेरे पास R2-CuLi है। कॉपर क्या मेटल होता है, मेटल पे कैसा चार्ज आएगा? हमेशा पॉजिटिव। ग्रीनार्ड रिएजेंट RMgX एग्जांपल लिखवाया था मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ना, जहां इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल करके लिखवाया था। खोल के देखो जीओसी में, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लिखवाया था, ताकि आपको पता भी रहेगा ना। जीओसी शुरू में लिखवाया था मैंने आपको, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल लिए होते हैं, न्यूक्लियोफाइल लिए होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी पहले। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में देखो लास्ट में जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको ये एग्जांपल लिखवाया था RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम मेरा मेटल है, तो इसमें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और R ग्रुप जो है इसमें क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बनेगा। सेम यहाँ पर कॉपर के साथ कार्बन कनेक्टेड है, कॉपर मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज के बाद जाके अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक तो मेरे पास बन गया। अब ये देखो यहाँ पर आपका जो ये एल्केन बन रहा है, ये कैसा बन रहा है? R डैश, मतलब ये कैसा मेरा असिमेट्रिक एल्केन है। वुड्स रिएक्शन में क्या बनता था मेरे पास? सिमेट्रिक एल्केन। यहाँ पर कैसा बन रहा है? असिमेट्रिक एल्केन। बाकी ये दोनों तो मेरे साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये तो एल्केन्स हैं नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए बेस्ट मेथड ये होता है किसके लिए? असिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए। अगर आपसे पूछता है बेस्ट मेथड बताओ, आपको सिमेट्रिक बनाना है तो वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे, और असिमेट्रिक बनाना है तो कोरियावा सिंथेसिस या फिर आप बोलोगे गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के आप प्रोडक्ट बना सकते हो। पूरी बात समझ आ गई? इसको लिखो, फिर इसकी इजी थ्योरी लिखते फिर क्वेश्चन करेंगे। सर कॉपर हैलोजेंस के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, पर जैसे यहाँ पर लिथियम भी है ना मेरा, लिथियम भी Li प्लस की तरह फॉर्म में निकल जाएगा, इसके साथ कनेक्टेड है LiX भी। लिखो रिएक्शन को लिखो, आगे लिखो आगे।
लिख लिया? लिखो इसके बारे में। गिलमान reagent is an organometallic compound. Gilman reagent is an organometallic compound in which metal is directly connected with carbon. That is why it can act as nucleophile. ठीक है, लिखो आगे। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब 7th रिएक्शन लिखो, ये तो 6th रिएक्शन था मेरा। 7 लिखो, फ्रॉम सोडा लाइम। 7th रिएक्शन लिखो, 6th रिएक्शन था, 7th लिखो। फ्रॉम सोडा लाइम decarboxylation method. ठीक है, ठीक है। चलो इस रिएक्शन के बारे में करते क्या होता है इसमें। ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं। आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ऐसे, ठीक है। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, जिसको आप RCOOH भी लिख सकते हो। आपने इसका रिएक्शन करवाना है विद NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट करना है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये रिमूव हो जाती है। RH एक प्रोडक्ट बनता है जो कि मेरा एल्केन होगा, प्लस CO2 मेरे पास क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो होता कैसे ये रिएक्शन। आपके पास ये क्या है, RCOH एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो पहले स्टेप में इसके साथ रिएक्शन होता है NaOH के साथ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ हीटिंग करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप सोचो मैं सिर्फ हीट करके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दूं तो ये पॉसिबल नहीं होता। आपको वहां पर NaOH और CO लेना पड़ेगा, इसको सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में है क्या, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। ये RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले स्टेप में मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा NaOH के साथ। एसिड है, किसके साथ रिएक्शन हो रहे हैं, बेस के साथ। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एसिड तो क्या करेगा, H+ देगा, बेस क्या करेगा, OH आयन देगा, तो यहां से तो एक वाटर बन गया, और सॉल्ट भी क्या बन जाएगा, RC≡O- Na+, ये बनेगा सॉल्ट, यही है। एसिड और बेस का रिएक्शन बना तो सॉल्ट और वाटर ही बनते हैं। पानी मेरा क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में इसका रिएक्शन होगा विद कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में होगी इसकी हीटिंग। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो इसको बाहर निकल के कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जाएगा, CaCO3। CaO था, CO2 और ऐड हो गया, CaCO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचेगा, सिर्फ ये देखो सोडियम था यहाँ पे Na+, अब ये नेगेटिव चार्ज CO2 तो बाहर निकल गया, नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, R- के ऊपर। और यही इस रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से CO2 बाहर निकल रही है, ठीक है। तो CO2 बाहर निकले आसानी से, तो ये R- कैसा होना चाहिए, मेरा स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए,
बताओ, अगर मैं चाहता हूँ ये CO2 बाहर निकल जाए तो ये R माइनस स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल होगा तो CO2 को जाने देगा आराम से, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये जो R माइनस है कार्बन आयन मेरा इंटरमीडिएट बना है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है RDS, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मुझे तो अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तो क्या क्या होता है? प्लस आई ग्रुप लगाना चाहिए, माइनस आई लगना चाहिए, माइनस वाले होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस आई माइनस एम और माइनस एच के, ठीक है ना। अगर ये ग्रुप लगे होंगे तो उतना ही ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी आसानी से CO2 क्या होगी मेरी बाहर रिमूव हो जाएगी। अब देखो साथ में वाटर निकला हुआ था पानी H प्लस और OH माइनस, यह नेगेटिव चार्ज है और आपको पता है पूरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है H प्लस OH माइनस, तो कौन आएगा इसके पास? H प्लस आ जाएगा वापस, तो H प्लस वापस से आगे क्या बन जाएगा, ये मेरा प्लस H प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास वापस से क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा, ठीक है। RH बन गया और CO2 आपकी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट करोगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकल जाएगी। आगे बात समझ में नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको देखो इसके स्टेप में देखोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाला, कार्बन आयन बनता है जो कि इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में, और ये मेरे पास क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा ये कार्बन आयन स्टेबल होगा उतनी आसानी से CO2 गैस क्या होगी मेरी बाहर निकल जाती है, ठीक है। और आपको फाइनली क्या बन गया? मेरा एल्कीन बन गया। एक चीज और ध्यान से सुनो यहाँ पे, अगर ये जो आपका कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है ना, या फिर हम बोले इसके कंपेयर में ये अल्फा पोजीशन होगी, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन ये होगा, अगर इसके ऊपर कोई माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, माइनस एम से क्या होगा? रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ जाएगा। तो आप सिर्फ हीटिंग के ऊपर भी CO2 गैस को निकाल सकते हो, फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आगे बात समझ में? अगर अल्फा कार्बन पे माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा कार्बन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपेयर में ये कार्बन पे अगर अल्फा कार्बन पे आपके पास कोई माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो सिर्फ हीटिंग से भी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, आपको ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। मैं लिखूंगा ये बात, पहले इसको लिखो जो सामने लिखा हुआ है। कोशिश करो मैकेनिज्म एक बार देख के खुद से लिखने की, ताकि ऊपर देखना ही ना पड़े, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, पहले एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट, बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालना है बस, फिर H प्लस ऐड करके प्रोडक्ट बन गया अपना। इंटरमीडिएट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर मेरे कार्बन आयन बन रहे। लिख लिखो, ये भी लिख लेना, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। और जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? 1 डिग्री ज्यादा होता है किससे? 2 डिग्री से, और ये ज्यादा होता है 3 डिग्री से। कार्बोकेटायन में उल्टा होता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट जब कार्बन आयन की बात करेंगे तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2, फिर 3। मैकेनिज्म लिख ली, क्वेश्चन लिखने इसके बाद, डिटरमाइन द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑर्डर। Determine the rate of decarboxylation order.
निकालो आंसर। कार्बोक्सिल ग्रुप हटाओ, वहां नेगेटिव चार्ज लगाओ, फिर स्टेबिलिटी बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। जीओसी के अंदर यही कर रहे थे हम लोग। एरोमेटिसिटी से बताएंगे, किससे? एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक सब है। हाँ क्या? ठीक है, आगे देखो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटाओ, वहां नेगेटिव चार्ज लगाओ। ए नहीं, डीपी ठीक है, ए डीबी नहीं, डीबीसी ए वो है ना नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये दिमाग लगाओ ना। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको मैकेनिज्म में बताया क्या होता था। ये ग्रुप हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तभी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आगे ये नेगेटिव चार्ज। अब पूछा इनमें जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी हो जाएगा। 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा मेरे पास? एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर ये कार्बन कैसा है? sp3 नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस के साथ कैसा है? ये नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कोई रेजोनेंस नहीं है, बट बाकी सारे sp3 हैं, तो ये सिर्फ क्या है? नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर देखें तो नेगेटिव चार्ज 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया तो डी मेरे पास सबसे ज्यादा आ गया। जब बात करेंगे इन दोनों की तो कौन होगा? बी, क्योंकि रेजोनेंस है, और नॉन एरोमेटिक है बी, फिर आ जाएगा सी, और एंटी एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में चल रही है, तो ये आपका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। समझ रहे हैं जीओसी का यूज यहाँ पे, इसलिए जीओसी आपको पहले कराया इससे, ये अब हर जगह ये बार बार काम में आता रहेगा। डीबीसी इसका मतलब है। आगे लिखो जो बात मैंने आपको बोली थी, नोट बना के लिखना है, फिर नोट बना के लिखो। इफ माइनस एम ग्रुप इज अटैच्ड, if minus m group is attached with alpha carbon, then removal of CO2 becomes very easy. Then removal of CO2 becomes very easy, and without soda lime, just by heating, ठीक है, आगे बात चल रही। अब लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डीकार्बोक्सिलेट which of the following decarboxylate का मतलब होता है रिलीज CO2, ब्रैकेट में लिखना, which of the following decarboxylate, ब्रैकेट में लिखना, रिलीज CO2 just by heating, सिर्फ हीटिंग करने से CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। लिखो, अब मैं लिखना शुरू करता हूं। जो नहीं करेंगे वो तो क्रॉस हो जाएगा, और जो CO2 रिलीज करेंगे वो आपको पूरा रिएक्शन लिखना उसका।
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना अल्फा कार्बन पे माइनस m लगना चाहिए। रिएक्शन भी करेंगे बस। फटाफट आंसर बनाओ, कितने टाइम में लगेगा? आंसर फिर भी निकाल देना सारे क्या? जिनका जिसमें पॉसिबल हो उसका आंसर प्रोडक्ट में बनाना है। हमारे से लिखा है हमारे से लिखा है
चलो देखते हैं। आपको सिर्फ अल्फा कार्बन पे ध्यान देना है। पहले वाला करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इस कार्बोक्सिलिक की अल्फा कार्बन ये, इससे जो ये ग्रुप अटैच है ये माइनस एन ग्रुप नहीं, तो सिर्फ हीटिंग से इसका तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ठीक है, तो पहला वाला क्यों नहीं करेगा फिर बताना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अपने पास COOH, इसके अल्फा कार्बन पे माइनस एन ग्रुप होगा तो ही सिर्फ हीटिंग पर ये अपना CO2 को रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसे अल्फा कार्बन पे तो CH3 है, CH3 माइनस एन शो नहीं करता, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर देखो, यहां पर ये है इसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से मेरा कीटोन ग्रुप अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये माइनस एम शो करता है। ठीक है, जरूरत क्या है? रेजोनेंस में कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुन, CO2 निकलेगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे? आपने किया तो अल्फा। अरे हीटिंग करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर जब इसका इंटरमीडिएट बनेगा तब तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में रहेगा ना, आपका जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, इसी वजह से रिएक्शन हो पाएगा ना। ठीक है, तो ये माइनस एम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट बना दो, CO2 और निकाल दो, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लग जाएगा CH3 प्लस CO2 बाहर। यहाँ देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, इसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से माइनस एन ग्रुप अटैच होना चाहिए, बट ये तो अल्फा कार्बन पे ही माइनस एन ग्रुप है, तो इसकी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब इसी पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो गया, कोई रेजोनेंस तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन से साइनाइड लगा हुआ है, साइनाइड मेरा माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, सबसे ज्यादा NO2 होता है, फिर क्या था? साइनाइड ही था जब हमने ऑर्डर लिखा था, तो ये माइनस एम इफेक्ट को शो करता है। इसकी वजह से CO2 जस्ट बाय हीटिंग क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। CO2 हट गई, यहाँ लग जाएगा CH3 और साइनाइड प्लस CO2 गैस। यहां पर देखो कार्बोक्सिलिक अल्फा से अटैच NO2 ग्रुप मेरा क्या शो करता है? माइनस एन को शो करता है, शो करेगा तो सिर्फ हीटिंग से CO2 गैस मेरी बाहर निकल जाएगी, तो प्रोडक्ट बन जाएगा NO2 CH3 और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन और CH2 हो गया ना, फिर वो चाहे आप लोग ऐसे लिख लो, यहाँ पर CH2 लिख लो। आगे बात सुन, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे ही लिखा होगा सिर्फ हीटिंग शो कर रखी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन है मेरा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। कैसे पता चलेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख गया तो उसके बाद आपको पता चाहिए अल्फा कार्बन पर अगर -2 है तो सिर्फ हीटिंग से क्या निकल जाएगी? CO2 गैस निकाल देंगे और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगली बात सुनिए, अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल, ये वाला नहीं है। ठीक है, देखो कैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से -N ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो क्या होगा? सिर्फ हीटिंग से CO2 मेरी बाहर निकल जाएगी, तो ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा CH3 और CO2 मेरी बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये अल्फा कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड है, ये -N थोड़ी है, ये तो CH2 है, तो ये -N ग्रुप इफेक्ट को शो नहीं करता, इसलिए मेरे पास रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। रिएक्शन तो होता है बट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। एक बात को ध्यान सुनो, इस केस के अंदर जो होता है आपका प्रोडक्ट तो बनता है बट CO2 गैस रिलीज नहीं होती, यहाँ पर होता है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जहां पर वाटर रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर हीटिंग करोगे तो क्या होता है, ये यहाँ से ये वाटर मेरा बाहर रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है मेरे पास CH2 कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन ही बची हुई है, इस ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में कंबाइन कर जाती है और आपका वाटर बाहर रिमूव हो जाता है। आगे बात आपको समझ में, तो देखो एक चीज मैं यहाँ पर कॉमन सामने देखो भी समझना, मैं क्या लिख रहा हूं? CH2N COOH। अगर इस N की वैल्यू 1 होती है तो ये वाला होगा, ठीक है ना।
अगर इस n की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या होगा, ये वाला होगा। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो ये होगा, हीटिंग करने पर क्या निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। अगर इस n की वैल्यू 2 3 4 5 जितनी भी होगी, अब जब आप इसको हीट करोगे तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। आगे बात समझ में, एक चीज। दूसरे देखो, इसमें क्या होता है, जब n की वैल्यू को आप 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, n की वैल्यू को 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये होता है मेलोनिक एसिड। ठीक है, n की वैल्यू को 2 लिखेंगे तो होता है सक्सिनिक एसिड। वो अभी मैं आपको बताऊंगा सारे एसिड्स के नाम, सिर्फ n की वैल्यू को चेंज करने पे क्या क्या नाम आते जाएंगे। ठीक है, आप पहले इसको लिखो, इसका प्रोडक्ट भी बनाना ये है, आपने ये नहीं बनाया होगा, इसको बनाना, फिर मैं लिखूंगा आपको। लिखिए, लिखो, इन केस ऑफ dicarboxylic acids, in case of dicarboxylic acids, on heating either CO2 release or water is released. It depends on value of n. ठीक है, फिर ये लिखना आप, n इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, CO2, और n इक्वल्स टू 2 3 4 फिर जितना भी होगा तो सब में क्या रिलीज हो रहा होगा, मेरा वाटर रिलीज होगा और साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। लिख लो इस बात को, लिखो सामने जो लिखा हुआ है ना, इसको बनाओ, इसको फिर लिखो, n इक्वल्स टू 1 CO2 रिलीज, n इक्वल्स टू 2 3 4 5 जो भी होगा, फिर वाटर रिलीज होगा। इसको बनाओ आगे। ठीक है, लिखो आगे, ये 7th रिएक्शन था। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन अपना कौन सा था, वुड्स रिएक्शन। वहां पर हम लोग क्या लेते थे, एल्काइल हैलाइड, सोडियम डाई ईथर, और प्रोडक्ट मेरा क्या बनता था, सिमेट्रिकल एल्केन बनता था। ठीक है, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और एल्काइल हैलाइड मेरे पास दोनों अलग अलग हैं, तो कितने प्रोडक्ट बनते थे, 3 प्रोडक्ट बन जाते थे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में मेरे पास क्या होता था, मैं एराइल हैलाइड लेता था, ठीक है ना, बेंजीन के साथ लगा हुआ लेता था। रिएजेंट मेरा वहां पर भी क्या था, सोडियम डाइईथर, प्रोडक्ट मेरा क्या बनता था, बाइफिनाइल्स। तीसरा रिएक्शन मैंने पढ़ा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, जहां पर मेरे पास एल्काइल हैलाइड भी होता था और एराइल हैलाइड भी होता था। ठीक है, प्रोडक्ट कितने बनते थे, 3। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, जिंक यूज किया इन प्लेस ऑफ सोडियम। ठीक है, सेम प्रोडक्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिफ्थ रिएक्शन अपना उल्मान रिएक्शन। वो मेरे पास वहां पर हम कॉपर यूज करते थे और जनरली आयोडाइड्स के लिए यूज किया जाता। सिक्स्थ रिएक्शन में पढ़ा गिलमान रिएजेंट, कोरेहाउस सिंथेसिस। वो बेस्ट मेथड होता है फॉर असिमेट्रिक एल्केन्स के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। उसके अंदर जो गिलमान रिएजेंट था वो मेरा क्या होता है, R2-CuLi। ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, एल्काइल हैलाइड के साथ, RH के साथ। प्रोडक्ट मेरा कैसे बनता था, असिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, R और LiX और R-Cu बनता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 7th रिएक्शन पढ़ा, कौन सा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर क्या होता था, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, रिएक्शन करवाओगे आप इसके साथ सोडा लाइम NaOH के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। हीटिंग करोगे तो क्या होगा, CO2 गैस मेरी बाहर निकल जाएगी और एल्केन बनता था RH। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था,
R माइनस कार NiN, ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने यहाँ नोट बना के ये लिखा था कि अगर अल्फा पोजीशन पे -M ग्रुप लगा हुआ है तो जस्ट बाय हीटिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, CO2 गैस को रिलीज कर सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग फिर उसकी NaOH की और CaO की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपका अल्फा पे क्या लगा हुआ है, NaOH और CO लगे हुए हैं, तो हमें जस्ट बाय हीटिंग में हम CO2 गैस को बाहर निकाल सकते हैं। विधि बात समझ आ गई। ये 7 रिएक्शन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 8वां रिएक्शन लिखो, कॉल्बे KOLBE, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, क्या है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, KOLBE, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। लिखो इसके अंदर, when sodium and potassium, when sodium and potassium salts of carboxylic acid, salts of carboxylic acid is electrolyzed, then alkane is obtained, then alkane is obtained at anode, alkane is obtained at anode, ठीक है। देखो क्या हो, मेरे पास, हम जब इसे पहले वाले रिएक्शन पढ़ा लोगों ने, सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड था, NaOH के साथ बना के सोल्ट बनाता था, ठीक है। यहाँ पर हमारे रिएक्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सॉल्ट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये लिया, इसका हम लोग जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब बात की बात है, यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, एक तो RR सिमेट्रिकल एल्केन, जैसा वुड्स रिएक्शन होता है ना, सेम वैसा ही होता है। आपको बस क्या करना है, इस वाले पार्ट को गायब कर देना है। वहां पर हम लोग X को इग्नोर करते थे और सेम RR को कंबाइन करते थे, यहाँ पर आपको इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को गायब कर देना है, ठीक है। और CO2 निकल जाएगा और आपको हाइड्रोजन और NaOH निकलेगा। अब ये जो चीजें बनती थी, ये मेरी बनती है एनोड पर, और ये दोनों गैस मेरे पास, और ये बनता है मेरे पास, ये गैस होती है, ये हाइड्रोजन गैस, ये बनती है मेरी कैथोड के ऊपर, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो, अगर मैं टाइम के साथ रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा तो क्या बन रहा है, मेरे पास NaOH बन रहा है। NaOH बनेगा तो pH बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बेस है, बेस वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, pH की वैल्यू क्या करेगी मेरी, इंक्रीज करती जाएगी टाइम के साथ। इस रिएक्शन में जब जेई ने पूछा तो ये पूछा था, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट है मेरा क्या बनता जाएगा, NaOH बनता जाएगा। जैसे जैसे NaOH बनेगा तो मेरा pH की वैल्यू भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। फिर एक टाइम पे आके फिर कांस्टेंट हो जाएगी, जब पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका होगा इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना, आपको बस करना क्या, जैसे वुड्स रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे ना, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। वहां पर इसकी जगह इसको पूरे को X लिख लेना बस, और सेम प्रोडक्ट बनाना, सेम उसी तरीके से, ठीक है। लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
बनाओ प्रोडक्ट्स, पहले सारे ऑप्शन लिख लो, इनके प्रोडक्ट्स बनाते जाना साथ साथ में। बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, फिर से मैकेनिज्म दिखाऊंगा मैं। जैसे वुड्स रिएक्शन बनाते थे सेम वही करना है। COONA को x मान लो, जैसे वहां पर RX होता था, तो फिर जो प्रोडक्ट बनाते थे सेम वैसे ही बनेगा। तीन बन जाएगी। वुड्स रिएक्शन में RX और R' होता था, नीचे उसका ही क्या? ठीक है। देखो क्या है, ये ग्रुप हटाओ, कुछ नहीं बना आपको, CH3 CH3 लगा दीजिए। ये यहाँ से हटा, दोनों को दो बार लिख दो, CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे वुड्स रिएक्शन था सेम। यहाँ पर दो है तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तीन। ये दो बार और ये दोनों का मिक्सचर, CH3 प्लस CH3 CH2 CH3 प्लस ये दोनों का मिक्सचर, CH3 CH2 CH3। क्या? वो प्रोडक्ट तो निकलेंगे जो बाकी साइड प्रोडक्ट्स है ना, NaOH हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो सब तो निकलेगा, बट मेन प्रोडक्ट ये बनेगा मेरे पास, ठीक। अब देखो ये हटाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये हटाओ डबल, बीच में हाँ ये दोनों हटेंगे और CH2 डबल बॉन्ड, जैसे एल्केन में करते सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं। देखो इन दिस रिएक्शन ये इसमें जो चल रहा है ना अभी कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, ये पॉइंट लिखो है, इन दिस रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन दिस रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट alkane is similar to Woods reaction, is similar to Woods reaction. In this case we remove COONA, sodium carboxylate, COONA और COOK, सोडियम सॉल्ट भी हो सकते हैं और पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ, टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स। जैसे मैंने वहां बताया था, डॉट बनाओ और दोनों डॉट को क्या कर दो, एक दूसरे से ज्वाइन कर दो। हेडिटाबल मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे अब। ये तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, हमेशा, ठीक है।
इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होना ही है, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या होगा, मेरे पास कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है RC≡O Na+, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये होगा मेरे पास RC≡O- है और एक Na+। एक्वा सॉल्यूशन वाटर लिया गया है, H+ और OH- के अंदर फॉर्म होगा, तो Na+ और OH- करके तो मेरा क्या बनता जा रहा है NaOH, जो कि मेरा कहां रिमूव हो रहा था, जिसकी वजह से pH बढ़ रहा है एनोड पर, कैथोड पर, ठीक है। वो छोड़ो, अभी मुझे पता है अगर मैं एनोड की बात करूं, ध्यान से देखना एनोड पर क्या होगा। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है मेरे पास, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं लेता हूं इसको RC≡O-, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो क्या लिखूंगा इसे, RC≡O फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था जब न्यूट्रल है यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर दूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। कहां पर बताया था, जब मैंने आपको इंटरमीडिएट बताया था कैसे, CH3 का स्टेट आप फिर देख लो। आज कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 3 के साथ बॉन्ड बना रखा है, क्या है मेरे पास ये CH3 फ्री रेडिकल। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा CH3+। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे एक रिमूव होगा तो फ्री रेडिकल ही तो बनेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल पॉसिबल नहीं होते, या फिर वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसी वजह से ये क्या करता है, ये CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाती है, CO2 गैस बाहर निकली, और ये रेडिकल सिर्फ कार्बन पे आ जाता है, ठीक है। फ्री रेडिकल किस पे आ गया, कार्बन पे। ये तो मैंने यहां लिखे 2 मॉलिक्यूल लिखे थे, ये कहानी कितने की, एक ही मॉलिक्यूल की है। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा, CO2 गैस निकलेगी और क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। 2 CO2 निकल रही है, आ गया, ठीक है। और जब 2 फ्री रेडिकल R डॉट एक दूसरे को कंबाइन करके क्या बनाएंगे, RR बनाएंगे, ठीक है। एनोड की कहानी समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं कैथोड की पे, कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर क्या होता है हमेशा, रिडक्शन। क्या प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है भाई, OH- जो सोडियम के साथ चले गए, ये भी चला गया, बन गया इसे एल्केन, सिर्फ क्या बचा है, H+। अब जब H+ को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहां से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये, ठीक है ना, तो क्या होगा, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख दूं, ठीक है। और यहां से एक और H+ आ सकता है, ये एक और वाटर है, क्योंकि जैसे सेम मॉलिक्यूल आएगा, एक H+ फिर आएगा दोबारा, या दोनों इलेक्ट्रॉन कम से होंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी मेरी, बाहर निकल जाएगी। और कहां हो रहा है ये, कैथोड पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इसलिए रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। समझ में आ गया। एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है। फाइनली मेरे पास सॉल्ट था, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ये लिखा मैंने, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर जुड़ गया सोडियम प्लस Na प्लस है, क्योंकि मुझे पता है ये तो मेरा एसिड से आया, NaOH से Na प्लस आया, ये बेस से आया। वाटर में डाला H+ OH- थे, ये दोनों कंबाइन करके बेस बना लिया NaOH, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है,
एनोड पर था, एनोड पर हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फ्री रेडिकल बन गया, अनस्टेबल है, CO2 बाहर निकल गई, कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया। खुद ही सोच लो कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है या कार्बन पे? कार्बन पे होगा, इसलिए CO2 बाहर निकल गई, इस पे फ्री रेडिकल आ गया। ऐसे दोबारा सेम मॉलिक्यूल लूंगा, दोबारा फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बनेंगे RR। ये बनेगी कहां पर? एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड पर क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड की। H+ है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बस लिख लो इसे चाहो मैकेनिज्म। बस आज के लिए इतना ही, कल इसे आगे पढ़ेंगे। टोटल 9 रिएक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, 8 रिएक्शन हो गई कंप्लीट, 9वीं कल पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं की आगे 3 रिएक्शन बाकी और मेथड ऑफ डिविजन ऑफ एल्केन खत्म हो जाएगा, फिर से केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे। कल भी काम यही है, आप भी तो आते मैं पूछूंगा तुम लोगों से पहले यहाँ तक क्या।